नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास क्या होता है और उनसे हम क्या सीखते हैं। हमारे आसपास की चीजें क्या है, उनसे हम कैसे कैसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, उससे हमारा देखो हमारे आसपास की जो लाइफ है उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। इससे पहले हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं। आज का ये जो चैप्टर रहेगा ये हमारे ईवीएस का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फूड न्यूट्रिशन के बारे में, आवास के बारे में हम जान चुके हैं, जल के बारे में, वाटर के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर भी कर लिया है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो ईवीएस का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम अपने आसपास की चीजों से कैसे कैसे खुद हमारी जो लाइफ है मॉडिफाई होती है, चेंज होती है, कैसे प्रभावित होती है, उसके विषय में हम जानेंगे। बट इस क्लास में मैक्सिमम चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन उसकी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये हूं मैं, मेरे बारे में आप सभी जानते हैं और सुबह मेरे साथ शुरू होती है राइस स्मार्ट हिंदी की मॉर्निंग और आप सभी की मॉर्निंग सुबह 8 बजे। करंट अफेयर क्लास को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। हर दिन शुरुआत कीजिए अपने दिन की राइस स्मार्ट हिंदी के साथ सुबह 8 बजे। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे अब तक सी टेट के जो ईवीएस सेक्शन है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारा ईवीएस का ये जो सेक्शन है इस चैप्टर के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी, हमारे आसपास का रहन सहन, ये सारी चीजें तो इंटर रिलेटेड है ही। इसीलिए हम क्या भोजन करते हैं, भोजन के बाद उसका डाइजेशन कैसे होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हमारे आसपास अगर पानी जमा हो जाए तो क्या होता है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया की बीमारी उससे होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हम कचरे की बात करते हैं, हमारे घर में कई प्रकार का कचरा इकट्ठा होता है। अगर हम बात करते हैं किचन की, तो किचन के अंदर हमारा डेली बेसिस पे वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। उसके अलावा कुछ ऐसा अनडिकम्पोज्ड मटेरियल भी है जिसको प्रॉपर वे से सही तरीके से डिकम्पोज करना बेहद आवश्यक है। तो मतलब हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि ये भी फूड से ही रिलेटेड है, नहीं, ये हमारे आसपास, हमारी बॉडी, हमारे घर, हमारे पूरे आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन सारे हमारे मिक्स रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों, क्या कारण है, क्यों तेजी से होती है आमाशय के अंदर? सो फर्स्ट है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। फर्स्ट कहता है कि पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड स्टमक। स्टमक के अंदर फास्टर होता है डाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड की बजाय, ठीक है। सो कारण क्या है, पहला कह रहा है कि द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टमक आर एसिडिक व्हाइल आउटसाइड दे आर अल्कलाइन, ठीक है। सो सेकंड कहता है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सो द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक इन द प्रेजेंस ऑफ फूड इज मच मोर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस व्हेन केप्ट आउटसाइड द स्टमक बिकम इनएक्टिव, ठीक है। सो तीसरा कह रहा है द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक देयर by increasing the surface area for quicker enzyme action. So चौथा पॉइंट क्या है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। सो यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा कि हमारी जो पाचन क्रिया है बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों तेजी से होती है? क्योंकि जो हमारा भोजन का मंथन एक तो यहाँ पे होता रहता है, दूसरा जिससे उसकी जो सतह का क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे एंजाइम की जो क्रिया है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो पहला कहता है कि जो प्रॉपर वे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला है कि गैस्ट्रिक जूस पाचक एंजाइम और एसिड से बना होता है, ठीक है। सो पहले
जो गैस्ट्रिक जूस है वो किससे बना होता है? सो वो पाचक एंजाइम और एसिड से बना होता है। भोजन अमाशय की पेशिया भित्ति के मंथन द्वारा अम्लीय जठर रस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और इससे इसे क्या कहते हैं? इसे काइम कहा जाता है। ठीक है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ देता है, फिर वो भोजन को तोड़ देगा। ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, फिर इसीलिए पेट के अंदर पाचन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। जब भोजन को मथा जाता है तो उसका सतह क्षेत्र, ठीक है, सो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिस पर पाचक एंजाइम कार्य करते हैं और पाचन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, सो आंसर अच्छे से समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्या कारण है इसके? क्यों नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी अगर होगा तो उसमें तैरता रहेगा? पहला कहता है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, The salt water is more than the normal water। दूसरा कहता है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नॉर्मल वाटर इज मोर देन, जो उसका डेंसिटी है, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है सॉल्ट वाटर से। ठीक है, सो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। सो लेमन इंक्रीजेज इन द सॉल्ट वाटर। तो याद रखिएगा, लेमन की जो डेंसिटी है इंक्रीज हो जाती है सॉल्ट वाटर के अंदर। चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सो लेमन डिक्रीजेज इन साल्ट वाटर। तो लेमन की जो डेंसिटी है साल्ट वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाती है। सो आंसर क्या हमारा? आंसर है यहाँ पे नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, सो जो डेंसिटी होती है सॉल्ट वाटर की, ठीक है, सो वो साधारण पानी के घनत्व से कितनी होती है? ज्यादा होती है। यही कारण है कि नमकीन पानी में नींबू जो है तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सो कोई भी वस्तु अगर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका तैरना और डूबना, ठीक है, किसी वस्तु का तैरना और डूबना किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके दूसरे के अपेक्षित घनत्व। ठीक है, सो उसके अपेक्षित घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या फिर वो तैरेगा। ठीक है, सो यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, सो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, जो घनत्व लिक्विड के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो वस्तु वहां पे क्या होगी? डूब जाएगी। और यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम है, ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है लिक्विड से कम हो जाती है। ठीक है, लिक्विड से कम हो जाती है तो उसके ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरी ओर यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम है, लिक्विड से कम है, तो वह क्या होगा? उसके ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, सो तीसरा कहता है कि यदि वस्तु और लिक्विड, ठीक है, सो यदि वस्तु और तरल का घनत्व एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है, सो एक दूसरे के बराबर होता है, एक बैलेंस हो जाता है, तो वहां पे एक ही समय में तैरने और डूबने की क्रिया होगी। ठीक है, सो यहाँ पे डूबेगा तैरेगा, ऐसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन रहेगी। ठीक है, सो उसके बाद अतः किसी वस्तु का डूबना या तैरना किसके ऊपर डिपेंड करता है? घनत्व में, दोनों के घनत्व में कितना अंतर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि खारे पानी की जो डेंसिटी होती है सामान्य पानी के वो ज्यादा होती है। ठीक है, सो सामान्य पानी का जो डेंसिटी है कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और खारे पानी का कितना हो जाता है यहाँ पे? 1.02। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? सो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और उसका टेस्ट होता है तो उसके ब्लड में क्या चीज ऐसा फाइंड करते हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को मलेरिया है? पहला है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ठीक है, रप्चर्ड लिवर सेल्स इन ब्लड। दूसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे को फाइंड किया जाता है, लार्वा ऑफ मस्किटो इन ब्लड। तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, एग्स ऑफ मस्किटो इन रेड ब्लड सेल्स। चौथा है प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स। सो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी का पाया जाना। ठीक है, सो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने, एक बार फटाफट से आंसर कीजिएगा। सो आंसर हमारा यहाँ पे है प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल। आरबीसी में प्लाज्मोडियम का पाया जाना, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी
प्लाज्मोडियम का पाया जाना, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज डिटेक्ट की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं है, उसकी जांच के लिए पहले तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। सो यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि मलेरिया जो है किससे होता है, तो याद रखना है कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। सो मलेरिया के परजीवी मनुष्यों में बीमारी पैदा करने के रास्ते में कई चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। सो यहाँ पे मलेरिया के जो परजीवी है मनुष्य के अंदर बीमारी जब पैदा करता है, सो वो पहले कई सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके बाद मलेरिया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब एक मलेरिया फैलाने वाला मच्छर मानव को काटता है तो मलेरिया परजीवी रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, ठीक है। सो पहले क्या करता है, रक्त प्रवाह के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। सो पहले किसके अंदर एंटर करेगा, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। यकृत कोशिकाओं को क्या करेगा, बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा, बेसिकली क्या करेगा, गुणा करता चला जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, फिर वापस रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन यह लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके नष्ट कर देता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारी आरबीसीज को नष्ट कर देता है इधर, ठीक है। सो आंसर हमें मिल गया है। अगला क्वेश्चन, टूटता तारा, ठीक है। सो टूटता तारा क्या है, सो पहला कहता है ये एक चमकता पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। दूसरा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ठीक है। सो एक स्टार होता है जिसके बेसिकली क्या होगी, एक एंड टेल होगी, ठीक है। सो उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। मीटियोरॉइड विच कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ सरफेस, जैसे ही अर्थ के सरफेस में एंटर करेगा उसके बाद ये क्या करेगा, फायर बेसिकली क्या होगा, ये एंटर करेगा जैसे ही तो इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा टूटता तारा, कई बार अगर अब आसमान में रात को देखेंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। सो एक समान गति से चलने वाला तारा होता है ये, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे आंसर हमारा सी है। एक शूटिंग स्टार क्या होता है, एक प्रकार का मीटियोरॉइड होता है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर आग लग जाती है, ठीक है। सो टूटता तारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली चट्टानों और धूल से युक्त एक चमकता हुआ उल्का पिंड मात्र है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से ये एक उल्का पिंड है, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करेगा तो इसमें आग लग जाती है, ठीक है। और ये है क्या, चट्टाने धूल से बेसिकली क्या है, इनसे ही निर्मित ये एक उल्का पिंड है, ठीक है। सो ऊपरी वायुमंडल में वायु के कणों से टकराकर गर्म होने पे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही एयर के पार्टिकल से ये टकराएगा तो हीट होगी, वहां पे हीट जनरेट होगी एंड देन उसके बाद उसमें आग लग जाती है, ठीक है। और उनके पीछे क्या होता है, फिर एक लाइट जैसा दिखता है, ठीक है। सो जैसे ही घर्षण लगे होगा, सो यहाँ पे गर्म होगा, हीट जनरेट होगा, आग लगेगी एंड देन पीछे वो एक सफेद पूंछ जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसीलिए इसको कई बार शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। सो उनके पीछे प्रकाश की एक सफेद पूंछ पैदा करता है जिसे उल्का के रूप में जाना जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उल्का के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है, ठीक है। दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है, ठीक है। सो चूल्हे पे खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या रीजन है, क्यों उसको खांसी आती है, ठीक है। सो पहला चीज वो क्या करती है, खाना किस पे बनाती है, चूल्हे के ऊपर बनाती है, ठीक है। और चूल्हा किससे जल रहा है, या तो गोबर से या फिर गोबर के जो उपले हैं उससे या फिर लकड़ी से, ठीक है। सो उसको लास्ट 3 मंथ से क्या हो रहा है, खांसी आ रही है। रीजन क्या हो सकता है, पहला ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, ठीक है। उसके जो सांस लेने की नली है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई होगी, ठीक है। दूसरा कहता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ठीक है। तीसरा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, ठीक है। चौथा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था ओल्ड एज की वजह से भी उसको खांसी आ रही होगी, ठीक है। सो कारण क्या है, यहाँ पे कारण है सूट, ठीक है। सो कारण क्या है, यहाँ पे जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, ठीक है, यही उसका रीजन है।
सो कार्बन युक्त ईंधन जैसे कोयला और लकड़ी बिना जले हुए, ठीक है, अनबर्न कार्बन जो है बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूट कई बरी, ठीक है। सो जो कालिख बनाते हैं और अस्थमा जैसे श्वसन रोग उनसे ही होते हैं, ठीक है। सो अस्थमा जैसे हमारे रेस्पिरेटरी जो डिजीज होते हैं उनका रीजन यही होता है, ठीक है। सो अधूरे दहन के दौरान अध जला कार्बन ईंधन की बर्बादी का कारण बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे अत्यधिक जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन करके वातावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से कहा गया है कि यहाँ पे उसकी जो नली है, ठीक है, सो उसकी नली के अंदर ये जुड़ जाता, ऐड हो जाता है, ठीक है। इतना सा पॉइंट समझना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है। यहाँ पे नीता क्या करती है, आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अगर आपने संडे की क्लास रेगुलर अटेंड की होगी तो यहाँ से आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, उसके अलावा कलमकारी और चंदेरी। तो आंसर क्या है हमारा, पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है। सो यहाँ पे जो उसने साड़ियां खरीदी, आंध्र प्रदेश से उसने साड़ी खरीदी थी, तो ये कहाँ की है, यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली और कलमकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, कलम जिसका बेसिकली आपको पता है पेन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से कलम मतलब पेन और कारी मतलब जो कलाकृति होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कलमकारी प्रसिद्ध है, एक प्रकार की पेंटिंग होती है कलमकारी, ठीक है। सो यहाँ पे इसका कलम से बनाए गए चित्र, और यहाँ पे फेमस है उसने जो साड़ी खरीदी है उस पे किससे डिजाइन बने हैं, कलमकारी जो पेंटिंग स्टाइल होता है उसी के तरीके से कलमकारी ही उस पे की गई है, ठीक है। सो कलमकारी से डिजाइन बने हुए साड़ी में, तो ये कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश। कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा कि पेंटिंग का जो तरीका है जिसका नाम है कलाकारी, ठीक है। सो कलमकारी जो पेंटिंग है वो किस राज्य के अंदर फेमस है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर पेंटिंग की जाती है जो प्रसिद्ध है कलमकारी के नाम से, ठीक है। और दूसरा पोचमपल्ली, ठीक है। सो कलमकारी आंध्र प्रदेश में किए जाने वाले सूती कपड़े पर हाथ से पेंट और ब्लॉक प्रिंटेड काम है, ठीक है। सो हाथ से पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग का एक तरीका है कलमकारी, ठीक है। सो दूसरा नीता द्वारा खरीदी गई साड़ियां जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं वो है पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है। दोनों ही चीजें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है दोनों में। पहला कहता है कि उबलना या क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। दूसरा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है, ठीक है। सो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। उसके बाद क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं होता है। चौथा कहता है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन को देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है, जबकि जो कोई भी लिक्विड है वो कब बॉईल करेगा उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू होता है, जबकि पानी की अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की तो वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा कि वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और उबलना या क्वथन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। पहला कहता है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉपर वे से डिफरेंस देख लेते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, अननेचुरल होता है। उसके लिए हमें किसी पानी को, अगर पानी की बात करते हैं तो पानी को उबालने के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे से हीट देनी पड़ेगी तभी बॉयल होगा। उसके अलावा आप नॉर्मल इवेपोरेशन की बात करो, हमें नहीं दिखाई देता है। अगर हम समंदर को देखते हैं, नदियों को देखते हैं जहां पे लगातार इवेपोरेशन होता रहता है, उससे हमें नहीं दिखाई देता, हम नहीं देख पाते हैं, जबकि ना हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम नदी के नीचे कोई आग जलाते हैं जिससे वहां पे इवेपोरेशन होता है, नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है। जबकि बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, हमें प्रॉपर वे से, अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस ऑन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पानी रखना पड़ेगा, तब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो अटेन करेगा, तभी
पानी उबल पाएगा, ठीक है। सो बॉइलिंग इज अननेचुरल प्रोसेस वेयर द लिक्विड गेट्स हीटेड अप एंड वेपोराइज ड्यू टू द कंटिन्यूअस हीटिंग ऑफ द लिक्विड। पानी लगातार, गैस लगातार चलती रहती है, ठीक है, उसके बाद एक पर थोड़े टाइम के बाद ही पानी उबलना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा है कि बॉइलिंग यूजुअली अकर्स ऑन द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड दैट गेट्स हीटेड अप। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पतीला होता है, ऐसा नहीं है जहां पे पतीले के अंदर आपने पानी डाला, आधे पतीले में क्या हो गया, उबल रहा है और आधा नहीं उबल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार में उबलना आमतौर पर गर्म होने वाले तरल के पूरे द्रव्यमान पर होता है, ठीक है। सो पूरे द्रव्यमान पे होगा। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, उबलने की प्रक्रिया के दौरान उसके बॉयल होते आवाज आती है, ठीक है। सो बुलबुले उठते हैं और आपको आवाज सुनाई देगी वहां से, ठीक है। तीसरा जो है, उबलने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। आप पानी रख दीजिए और 1 घंटे तक फुल करके गैस छोड़ दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा आप खुद देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, जबकि बॉइलिंग जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही होगी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। रीजन क्या है, क्या कारण होता है? पहला है कि चिकना और साफ बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से दीवारों को और नीचे से जो फर्श है उसको साफ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए। दूसरा, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तीसरा, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। चौथा, कीटों को दूर रखने के लिए। तो क्या कारण होता है, क्यों यहाँ पे गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को और नीचे फर्श को लीपा जाता है? रीजन ये है कि कीटों को दूर रखने के लिए, ठीक है। सो प्रॉपर वे से याद रखिएगा कि यहाँ पे इसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो कीड़े होते हैं, ठीक है, सो कीड़े जो है गोबर की अप्रिय गंध जो उनको मिल रही होती है, स्मेल आती है, उससे वो दूर रहते हैं, ठीक है। सो याद रखना कि कीड़ों को दूर रखने के लिए ग्रामीण लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर का उपयोग करते हैं और झोपड़ी की दीवारों को उसका क्या करते हैं, उससे लीपते हैं, ठीक है। सो कारण क्या है कि यहाँ पे जो स्मेल होती है उसकी काओ डंग की, उससे जो इंसेक्ट्स है, जो बेसिकली इंसेक्ट्स है, वो क्या करते हैं, रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं। इंसेक्टिसाइड है एक प्रकार का गोबर जिससे जो है अगर हम दीवारें और फर्श को लीपते हैं तो उससे इंसेक्ट्स वहां नहीं आते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, ठीक है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है, मीरा एक समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ठीक है। सो यहाँ पे समोसा, कटलेट, ब्रेड जो है मीरा खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या क्या करती है, दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व, आयरन नहीं होता है, ठीक है। सो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, इन दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है? एक तो समोसे खाती है, कटलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, और जो दूसरी है दिव्या है, वो क्या करती है, ऐसा खाना खाती है जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। सो मीरा, दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी हो सकती है? सो ऑप्शन है एनीमिया, रतौंधी। दूसरा, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया। सो आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, मोटापा और एनीमिया। तो यहाँ पे आयरन की कमी से एनीमिया होगा और यहाँ पे समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अधिक वजन और मोटापा सीरम आयरन, टीएस और फेरेटिन में परिवर्तन से जुड़े थे, ठीक है। तो यह चीज याद रखना कि यहाँ पे खाने के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। सो अगर हमारे शरीर के अंदर आयरन का अभाव होगा, ठीक है, तो उस केस में व्यक्ति को क्या होगा, उसको एनीमिया हो जाएगा और कई बार टायर्डनेस भी फील होती है बहुत ज्यादा। एनीमिया की वजह से अदर बीमारियां भी होने की संभावनाएं होती है। इसीलिए जब हम फूड का चैप्टर पढ़ रहे थे, फूड एंड न्यूट्रिशन, हमने बात की थी कि प्रॉपर वे से बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना आवश्यक होता है। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारे हमारी डाइट के अंदर उपलब्ध होने चाहिए। अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बीमारियां हो सकती है। जितने मिनरल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी न किसी पॉइंट पे कम होंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे हमारी बॉडी के अंदर
रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं, विटामिन जो है ऐसे पदार्थ होते हैं स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। उसके अलावा हिमताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, चौथा है हमारी उपायपच दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ठीक है, सो दैट इंक्रीजेस आवर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट। ठीक है, सो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देते हैं जिससे वजन कम होता है। क्या यही रीजन, क्या इसी को हम विटामिन कहते हैं? सो विटामिन क्या है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि विटामिन क्या है, बेसिकली बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, हमें एक्सटर्नली इनटेक करना पड़ता है विटामिन का। ठीक है, सो एक छोटा अमाउंट ही हमारी बॉडी के लिए क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट ही जब हम विटामिन का इन कर लेते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉल क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है और जब हम ये खा लेते हैं तो हमें रोगों से इससे बचाव होता है। ठीक है, सो मैंने आपको पहले भी कोविड का एग्जांपल दिया था। कोविड के समय पे विटामिन सी की टैबलेट सभी को दी गई थी और नींबू के रेट सभी ने सुने थे कि बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि सभी ने दिन में 1-1 किलो नींबू खाने शुरू कर दिए। ठीक है, एक दिन के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पे लोगों के अंदर भ्रम था, वो तो खैर एक जोक्स अपार्ट। सो एक चीज याद रखिएगा, विटामिन सी। ठीक है, सो नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। ठीक है, सो इसीलिए सभी लोग जो है यहाँ पे विटामिन सी, नींबू, आंवला या फिर एट टाइम्स लोगों ने विटामिन सी की टैबलेट्स भी खाई। तो मतलब ये है कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रॉपर वे से न्यूट्रिएंट्स लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, सो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो है स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं प्रोड्यूस करते, हमें बाहर से इसको खाना होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ लिए है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो अधिकांश विटामिन है भोजन से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर या तो उनका उत्पादन नहीं करता है या बहुत कम अमाउंट के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं हमारे आसपास के एनवायरमेंट की। तो यहाँ पे आपको बताना है चिपको आंदोलन के लीडर का नाम। चिपको मूवमेंट वो स्ट्रेंथन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, चिपको मूवमेंट के नेता का नाम आपको बताना है। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, AK बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बताइए यहाँ पे चिपको मूवमेंट के लीडर का नाम क्या है। ठीक है, सो आंसर है सुंदर लाल बहुगुणा। तो याद रखिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा जो है एनवायरमेंटलिस्ट थे और मेन लीडर थे चिपको मूवमेंट के। ठीक है, सो चिपको मूवमेंट जो है उनके द्वारा और उनकी वाइफ के द्वारा लेड किया गया था। ठीक है, सो चिपको मूवमेंट क्या था, बेसिकली इन्होंने वनों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया था, एक प्रॉपर वे से लड़ाई लड़ी थी 1970 के समय पे, एंड जिसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, सो उसके बाद जो है 1980 के दशक से 2004 के प्रारंभ तक वो टिहरी बांध, ठीक है, सो टिहरी बांध के विरोध प्रदर्शन भी वो लगातार करते रहे। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो ये क्वेश्चन आप हर PCS के अंदर देख सकते हैं। सो यूपी, उत्तराखंड और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, सो ये चीज भी देखिए और सीटेट में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो याद रखना कि चिपको मूवमेंट से संबंधित कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रीना क्या करती है, रीना जो है घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ठीक है, 2 ढेरियों में क्या करती है, अलग करती है। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, केले की त्वचा। ठीक है, सो केले का जो बेसिकली जो अगर हम बात करें सो उसका जो पाइल करके जो रहेगा, ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर का केले का जो वेस्टेज है, केले की स्किन जो है वो, सब्जियों के छिलके, अखबार, उसके अलावा इस्तेमाल किया हुआ टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने, फिर वो क्या करती है, इनको अलग अलग करती है। ठीक है, सो आपको बताना है रीना ने मानदंडों के आधार पर कचरे के 2 ढेरों में विभाजित किया है। तो किसके आधार पे उसने कचरे को बांटा है, ठीक है, घर का उसका कचरा था जिसमें यहाँ पे कुछ बोतलें थी, किचन का वेस्ट था जिसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ठीक है, अखबार आ गया इसमें, उसके अलावा यूज किया हुआ टूथपेस्ट है, उसके अलावा प्लास्टिक के खिलौने हैं, इनको वो अलग करती है इस कचरे को। ठीक है, आपको बताना है किन मानदंडों पे वह यह कचरा अलग करती है। पहला है अपघटित होने वाले या फिर
अपघटित नहीं होने वाले, ठीक है। सो पहला है अपघटित होने वाले या फिर अपघटित नहीं होने वाले। दूसरा पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तीसरा है घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। तीसरा दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। तो आंसर क्या है? बिल्कुल सबसे पहला आंसर ही होगा अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। तो डिकम्पोज्ड और जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, इन दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे कचरे को सेग्रीगेट किया गया है, सेपरेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं की के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, सो यहाँ पे रेत और नमक का मिश्रण है, ठीक है, रेत और नमक का मिश्रण है, उसको अलग करना है, ठीक है। उसको अलग करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जा सकती है? पहला है इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। दूसरा है डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन। तीसरा है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। चौथा है फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा? सेडिमेंटेशन। सो पहले सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन यहाँ पे सही तरीका है, ठीक है। सो याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, इवेपोरेशन एंड सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन आर डिफरेंट, ये क्या है? अलग अलग तरीके हैं जिससे सेपरेशन टेक्निक कहा जाता है, ठीक है। सो सेपरेशन के लिए यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन आ गया, हैंड पिकिंग आ गया, इवेपोरेशन आ गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन का प्रोसेस आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है? ये बेसिकली इस मिश्रण को सेपरेट करने के टेक्निक्स हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। सो एट टाइम्स मोर देन वन, और कई बार क्या होता है कि देखो, कई बार क्या, देखो सबसे सिंपल ये है कि कई बार बहुत इजीली, अगर आप चावल की बात करें, उसमें कोई कंकड़ आ गया है, ठीक है। सो आपकी मदर, आपने देखा होगा कि एक प्लेट के अंदर चावल लेती है एंड देन उसको सिंपली एक एक करके अलग कर लेती है, ठीक है। उसके बाद आप चाय बनाते हैं, चाय के लिए एक छन्नी चाहिए होती है, उसको आप रखते हैं एंड देन उसके बाद आप चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल तरीका है, बट कई बार क्या होता है, कई सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जब हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। हमारे पास अभी क्या है? अभी जो है हम यहाँ पे बेसिकली किसको कर रहे थे? रेत और नमक को के मिश्रण को अलग कर रहे थे, ठीक है। सो रेत और नमक के मिश्रण को हम अलग कर रहे थे, जिसमें हमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन जो है हेल्प करेंगे सैंड, सॉल्ट के बेसिकली मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पानी रुका हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी ऐसे हो सकती है। पानी रुका है, स्टैग्नेंट वाटर है, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। सो पहला है चेचक, मलेरिया, पोलियो या फिर निमोनिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही, अगर कोई टीवी देखा होगा किसी ने, तो टीवी में कई बार ऐड आती है इस बीमारी की। सो यहाँ पे कई सलाहें भी दी जाती है, स्पेशली वर्षा ऋतु के समय पे कहा जाता है आप अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा वहां पे मच्छर पनपेगा और मलेरिया होने की संभावनाएं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा रोग होगा? मलेरिया यहाँ पे होगा, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अगला है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व मात्रा में होते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। तो यहाँ पे खाने के कुछ सामान लिखे हैं, कुछ आइटम्स लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से किस में मैक्सिमम आयरन पाया जाता है। आयरन किस किस में पाया जाता है? पहला है आंवला में, पालक में, आलू में, ठीक है। दूसरा है आंवला, पालक, टमाटर। तीसरा है गोभी, अकारा, गुड़, ठीक है। उसके अलावा ओकारा, गुड़। चौथा है आंवला, पालक और गुड़। तो यहाँ पे फटाफट से आंसर करके बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस क्लास का। एक बार फटाफट से आंसर बताइए कि किस खाद्य सामग्री के अंदर मैक्सिमम आयरन आपको मिलेगा, ठीक है। सो कौन सी चीज खाने से आपकी बॉडी के अंदर आयरन कंटेंट जाने वाला है। सो आंसर आपका, जैसा डॉक्टर बोलता है कि यदि किसी को अनीमिया हो गया है तो उसको क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा? आंसर यहाँ पे
आंवला, पालक और गुड़ होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली आयरन कंटेंट कहाँ पे किसके अंदर ज्यादा होगा? सो आंवला, पालक और गुड़ के अंदर। आंवला, पालक, गुड़ मानव शरीर के लिए क्या बढ़ाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर आयरन बढ़ाते हैं। इनके सेवन से हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, सो वही एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर वे से हरी सब्जियां, ठीक है, सो यहाँ पे हरी सब्जियां भी खाने की बात कहता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करता है और कहता है कि डॉक्टर ने उस व्यक्ति को हरी सब्जियां खाने के लिए कहा है, गुड़ खाने के लिए कहा है, तो बताओ वो व्यक्ति कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि चीजों को लिंक करते हुए चलना है, अपने घर से, अपनी किचन से, अपने आसपास के सामाजिक एरिया को ध्यान से देखना है कि कहाँ क्या होता है। तो यही चीज है, आज की क्लास में हमें इतना सा डिस्कस करना था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।